साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के जलवायु विज्ञान कालखंड पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में जानेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरियन सी टाइप ऑफ क्लाइमेट विश्व में मानवों के निवास हेतु सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह जलवायु, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है और हम बचपन से ही देखते हैं कि हमारे देश में शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बोल रहा हूं, दैट मीन्स नॉट -50, -20, -30, it's around 4 डिग्री सेल्सियस at minimum and at max 22, 18, 21 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अराउंड में ही भारत में शीत ऋतु में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान देखने को मिलता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर कुछ कुछ जगहों पर, जैसे कि कश्मीर के घाटियों में या उससे ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के आसपास और नेफा रीजन में, यहां पर कुछ जगहों पर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के रूप में हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। अदरवाइज भारत में सर्दी में औसतन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास होता है। किंतु जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, कहते हैं यह जलवायु पृथ्वी पर वह न्यूनतम और अधिकतम तापमान उपलब्ध कराती है जो मानवों के आवास और न केवल मानव अपितु पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों के लिए लाभदायक होती है। यानी कि सर्दी के समय पर अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो 24 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस सर्दी में, गर्मी में भी 24, 25, 26, 28, 30, 32 तक अधिकतम हमें देखने को मिलता है। वहीं हमें गर्मी के मौसमों में ये टेम्परेचर यानी कि गर्मी के मौसमों में 32 तक पहुंचता है, सर्दी के मौसमों में अधिकतम 25-26 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं सर्दी के मौसम में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और गर्मी के मौसम में भी न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यानी कि तापांतर इसका बहुत अधिक नहीं होता और यह वह तापमान है जो शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए विश्व का सबसे बेहतर क्लाइमेट माना जाता है। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भूमध्य सागरीय जलवायु पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई जलवायु है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वह भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरियन सी क्लाइमेट या मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब जरा हम जानते हैं कि इस जलवायु प्रदेशों में क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें बाकी जलवायु प्रदेशों में देखने को नहीं मिलती। हमने विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया, हमने ब्राजील में, इक्वेडोर में, गैबन में, कीनिया में, हमने मलेशिया में, इन सब जगहों पर जो इंडोनेशिया में जो क्लाइमेट मिलता था उसको हम लोगों ने उसकी स्टडी करी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेशों में। यहां हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कुछ अन्य देशों की जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से हमारा ध्यान केवल उन प्रश्नों पर रहेगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो कई बार पूछे गए हैं। यानी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी समावेश इस टॉपिक में करूंगा। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो विषुवत रेखीय जलवायु है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वो ध्रुवीय जलवायु है। जो ध्रुवीय जलवायु है, ये सभी जलवायु प्रदेश किसी ना किसी रेखा के आसपास मिलते हैं। जैसे विषुवत रेखी में मैंने आपको बताया था इक्वेटर लाइन के आसपास मिलेंगे, जैसा मैंने लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास मिलने वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के बारे में भी बताया था। ध्रुवीय जलवायु हमें 90 डिग्री अक्षांश पर देखने को मिलती है, किंतु यह एकमात्र ऐसी मुख्य जलवायु है, मैं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, यह एकमात्र ऐसी मुख्य जलवायु, मुख्य को डिकोड करेंगे क्योंकि सेंट लॉरेंस टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य जलवायु में, मेन क्लाइमेट्स में ये भूमध्य सागरीय जलवायु, ये मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट एकमात्र ऐसा क्लाइमेट है जो विश्व भर में फैली हुई जलवायु है।
या किसी स्पष्टता रेखा के इर्द गिर्द नहीं मिलता, चाहे वह विषुवत रेखीय हो जाए, चाहे वो मकर या कर्क रेखा हो जाए। किसी भी रेखा के निकट ये जलवायु प्रदेश या सिर्फ रेखा पर ही पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, ये विश्व भर में फैला हुआ है। इसलिए किन किन देशों में ये क्लाइमेट मिलता है यह भी ऑटोमेटिकली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में ही ये जलवायु है। अच्छा, पेपर में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत वह देश है जहां पर विश्व के अधिकांश प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमें विषुवत रेखी भी मिलती है इंदिरा पॉइंट के निकट दक्षिणी अंडमान में, कार निकोबार के आसपास। हमें दक्षिण भारत में भी विषुवत रेखी जलवायु की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हमें लेह लद्दाख में, सियाचिन में, हिमाचल प्रदेश में ध्रुवीय जलवायु का अनुभव होता है। हमें संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। हमें भारत में अधिकांश जलवायु मिलती है। किंतु परीक्षा में अगर यह प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु भारत में नहीं पाई जाती, तो भूमध्य सागरीय जलवायु भारत में नहीं पाई जाती, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं पाई जाती। और नाम है भूमध्य सागरीय, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडिटेरियन सी के आसपास मिलती है, नहीं। मैंने पहले ही बोला विश्व भर में फैली हुई यह जलवायु है, किंतु इसका अंश भारत में देखने को नहीं मिलता। अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्लाइमेट में मौसम कैसा रहता है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, और इस क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर पर, सोसाइटी पर क्या क्या पड़ा। सबसे पहले तो यह जलवायु यानी भूमध्य सागरीय जलवायु मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकट स्थित देशों में ही मिलेगी, जैसा कि साइप्रस हो गया, जैसा कि लेबनान हो गया, जैसा कि इजराइल हो गया, जैसे कि सीरिया के कुछ हिस्से हो गए, सीरिया हो गया, इस तरफ से जैसे इटली हो गया, दक्षिणी फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, क्रोएशिया हो गया। इन तमाम देशों में इधर से भी जो उत्तरी मिस्र हो गया, उत्तरी लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, उत्तरी पोर्शन ट्यूनीशिया का, अधिकांश देश जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं वहां यह जलवायु मिलती है। उसके अलावा यह जलवायु ऑस्ट्रेलिया के कैलिफोर्निया स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया की कैलिफोर्निया राज्य, जो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है, जैसे यूपी की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है राज्यों में, उसी प्रकार कैलिफोर्निया की जनसंख्या भी अमेरिका के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। तो कैलिफोर्निया स्टेट जो अमेरिका का है, यहां मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट मिलता है, एकमात्र जगह है अमेरिका में। इसलिए भी कहते हैं कि लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जो इसके शहर है कैलिफोर्निया स्टेट के, ये वहां के पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मिलती है। तो अधिकांश लोग गर्मियों में या सर्दियों में यहीं पर पलायन करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सीमित रूप से यह जलवायु चिली और चिली के आसपास के हिस्सों में मिलती है। वहीं हमें यह जलवायु दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन और उसके निकट तथा ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड रीजन में यह जलवायु देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा उन कंट्रीज को जिन कंट्रीज में या जिन कॉन्टिनेंट में मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट मिलता है। इस तरह आप देखें कि एशिया महाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक आकृति रखता है पृथ्वी पर, उसके बावजूद भी केवल उसके कुछ पश्चिमी हिस्से में वह देश जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर या उन्हीं देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है या देखने को मिलती है। अब हम आते हैं रीजन, इसका कारण क्या है इस प्रकार के क्लाइमेट में, ऐसा क्लाइमेट वहां क्यों बना और क्लाइमेट की क्या स्पेशलिटी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, रीजन जानने के लिए आपको जो मैंने प्रेशर बेल्ट वाला वीडियो बनाया था, उस प्रेशर बेल्ट वाले वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्लीज होती है, पछुआ पवनें पोलर विंड से या ध्रुवीय पवनों से टकराती हैं और टकराने से
यहां पर फ्रंट यानी वाताग्रोह का निर्माण होता था। इन वाताग्रोह के निर्माण से भीषण वर्षा होती थी भूमध्य सागर के आसपास के हिस्सों में। यही फ्रंट का निर्माण इस हिस्सों में भी होता है, क्योंकि वेस्टर्लीज का रास्ता ही यही है, पछुआ पवनों का रास्ता ही यही है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में पछुआ पवनों का रास्ता कुछ पश्चिमी तट की तरफ है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में भी यह जो जलवायु है यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको देखने की मिलेगी पछुआ पवनों के मार्ग के कारण। और ये वही हिस्से हैं जहां ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से टकराती हैं। और यहां पर भी ध्रुवीय पवनें चूंकि पछुआ पवनों से टकराती हैं, इसलिए यहां पर भी इसके पश्चिमी हिस्सों में भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास हुआ है। तो इसके लिए आप एक बार उस वीडियो को, प्रेशर बेल्ट वाले वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे मैंने बताया था कि दो ऑपोजिट स्वभाव की, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के मिलने से फ्रंट का निर्माण होता है। भारत में भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में वर्षा होती है, इसी से होती है। तो रीजन यही है, वो है वेस्टर्लीज की डायरेक्शन, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन या पछुआ पवनों की दिशा, पछुआ पवनों की दिशा। ये रीजन है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों का या ये जलवायु उत्पन्न होने का। नंबर दूसरा, यहां पर स्पेशलिटी या विशेषता क्या है? इस क्लाइमेट की स्पेशलिटी या इस जलवायु की विशेषता जरा हम लोग देखते हैं। नंबर 1, यहां पर चूंकि रेनफॉल विंटर में होता है, रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल इन विंटर यानी कि वर्षा सर्दी के मौसम में होती है। दुनिया भर की लगभग जितनी मुख्य जलवायु प्रदेश है वहां पर बारिश का मौसम हमेशा गर्मी के बाद आता है। भारत में भी आप देखेंगे बारिश का मौसम हमेशा गर्मी के बाद आता है, एक्सेप्ट कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। रीजन रिटर्निंग ऑफ मॉनसून या मॉनसून का लौटना, ये इसका रीजन था। रेनफॉल इन विंटर, सर्दी में, शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु की एक यूनिक स्पेशलिटी है, एक इसकी विलक्षण विशेषता है कि यहां पर वर्षा के मौसम में बारिश होती है। अब सीधी सी बात है भाई, शीत ऋतु में वर्षा हो रही है यानी ठंड के मौसम में बारिश हो रही, तो भाई जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी, चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, एक तो मौसम सर्दी का, ऊपर से बारिश हो रही है, तो वर्षा गर्मी में यदि होती तो वो लिक्विड के फॉर्म में पानी नीचे गिर सकता था। किंतु अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है, वो भी 35 डिग्री नॉर्थ एक्सिस, 40 डिग्री नॉर्थ एक्सिस, 35-40 डिग्री साउथ एक्सिस पर हो रही है, तो सर्दी के मौसम में बारिश होने से बारिश पानी के रूप में नीचे आने की संभावना बेहद कम होगी। इसलिए यहां पर वर्षा 80% रेनफॉल आइस या स्नो के फॉर्म में यानी कि बर्फ के रूप में होता है। तो यहां पर स्नोफॉल होते हैं, वर्षा जो होती है वो हिम वर्षा, हिम वर्षा स्नोफॉल के रूप में होती है। ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा स्नोफॉल किस क्लाइमेट में आते हैं, तो पोलर क्लाइमेट कभी नहीं बोलेंगे, पोलर क्लाइमेट में स्नोफॉलिंग नहीं होती। भले वहां स्नो आपको बर्फीले सतह मिलेगी, बट स्नोफॉलिंग सर्वाधिक होगी मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट में, क्योंकि विंटर में रेनफॉलिंग होती है। इसलिए तो हिम वर्षा होती है, स्नोफॉलिंग होती है यहां पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस जलवायु प्रदेश की, यहां पर ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फल बहुत मिलते हैं जिनमें विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा होता है। विटामिन सी का कंटेंट जैसा कि आप जानते हैं, आंवले में, आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आंवला हो गया, संतरे यानी ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स यानी कि अंगूर हो गए, इस प्रकार के फल जिसमें विटामिन सी के कंटेंट मौजूद होते हैं, नींबू हो गया, लेमन, ये बड़ी मात्रा में इस जलवायु प्रदेश से मिलते हैं। आपने कुछ ऐसे ऑरेंजेस जिन्हें जीआई टैग मिल रखा है उनका नाम जरूर सुना होगा, जैसे आपने कैलिफोर्नियन ऑरेंज का या कैलिफोर्निया के ऑरेंज का नाम जरूर सुना होगा। कैलिफोर्निया के संतरे कहते हैं विश्व में सबसे मिठास युक्त संतरे होते हैं, सबसे मीठे संतरे होते हैं। वैसे तो भारत में भी नागपुरी संतरों का बड़ा चलन है, किंतु नागपुरी संतरे कैलिफोर्नियन ऑरेंजेस के आगे बिल्कुल कुपोषित टाइप दिखते हैं,
जो ये ऑरेंजेस होते हैं वो काफी एक्चुअली में ऑरेंज कलर ही इनका होता है, बाकी थोड़े से रेडिश होते हैं या सही से ऑरेंज टाइप कलर ले नहीं पाते। तो ये कैलिफोर्नियन ऑरेंज जो है इसकी विश्व भर में डिमांड बहुत ज्यादा है, कारण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु का मिलना। इसके अलावा अंगूर हो गए, ग्रेप्स, आपको पता होगा फ्रांस में ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत होता है और दक्षिणी फ्रांस में भी मैंने बताया आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। इस जलवायु में चूंकि अंगूर की पैदावार बहुत होती है और अंगूर तथा संतरे ये दो फ्रूट ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं वाइन इंडस्ट्रीज के, शराब उद्योगों के। इसलिए चूंकि ये शराब उद्योगों के कच्चे पदार्थ हैं तथा इसका उपयोग वाइन बनाने में किया जाता है, अतः भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में आपको शराब बनाने के बड़े बड़े कारखाने मिलेंगे। शराब उद्योगों का विकास यहां पर बड़े पैमाने पर हुआ है। आपने निसंदेह दो शहरों का नाम जरूर सुना होगा, एक का नाम है शैंपेन, एक का नाम है बकार्डी। यदि आपसे पूछा जाए कि शैंपेन बकार्डी ये दोनों क्या है, तो आप इनका जरूर आपने इसको शराब के ऐड में इनका नाम सुना होगा, तो आपके दिमाग में शराब ही आएगा, जबकि एक्चुअली में शैंपेन फ्रांस का शहर है, वो शहर जहां पर शैंपेन नाम की शराब बनती है। और शराब बनाने का कारण क्या है, क्योंकि रॉ मटेरियल शुरू से ही सैकड़ों साल पहले से ही वहां पर ये इसका कार्य होता था शराब बनाने का, किंतु धीरे धीरे वैश्वीकरण के कारण ये वहां का शराब जो था विश्व भर में फैलने लगा और वाइन कल्चर धीरे धीरे आने लगा। और जो शीत प्रदेश की है वहां पर अगर वाइन कल्चर आ रहा है तो ठीक है भाई, वहां का क्लाइमेट ऐसा है, बट ट्रॉपिकल रीजन्स में वाइन कल्चर अगर आ रहा है तो केवल फैशन के लिए। वाइन कल्चर हमारे देश में या ट्रॉपिकल कंट्रीज में कोई वाइन कल्चर एक रहा, उसका दौर ही नहीं रहा कभी। हाँ, हमें पुराणों में उससे पहले भले मदिरा पान या चाहे सोमरस ये सब चीजें देखने को मिलती थी, किंतु उसका कंपैरिजन आप इन शराबों से नहीं करेंगे। तो शैंपेन बकार्डी रशिया में, शैंपेन फ्रांस में, ये शराब उद्योग कारखाने हैं और यहीं के ब्रांड से शराबें बिकती हैं, पूरी विश्व भर में बिकती हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में एक अन्य विशेषता विटामिन सी युक्त फलों की पैदावार अधिक होना भी है। नंबर 3, यहां पर चूंकि शीत ऋतु में अच्छी सर्दी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में अच्छी गर्मी पड़ती है, किंतु ये गर्मी की तीव्रता भारत जैसी नहीं होती। भारत में तो हम एक्सट्रीम देखते हैं, सर्दी भी और गर्मी भी, लेकिन भारत जैसी नहीं होती। किंतु दो स्पष्ट मौसम देखने को मिलते हैं, सर्दी का और गर्मी का। इसलिए संपूर्ण यूरोप में, वैसे तो यूरोप पूरा ठंडा है, संपूर्ण यूरोप के अंदर केवल वे देश जहां भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, यानी कि मेनली इटली, ग्रीस और फ्रांस मेनली, इन देशों में आप देखेंगे दो विशेष प्रकार की कृषि प्रदेश भी मिलते हैं। हमारे देश में तो सर्दी, गर्मी, बारिश 3 मौसम मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो हम लोग रबी क्रॉप सर्दी के मौसम में, उसके अलावा खरीफ क्रॉप बारिश के बाद बोने का काम करते, जायद हम लोग गर्मी के मौसम के समय जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उससे जस्ट पहले हम लोग जायद क्रॉप करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में 3 विशिष्ट प्रकार के कृषि भौगोलिक प्रदेश और 3 विशिष्ट प्रकार के कृषि प्रदेश और कृषि उत्पाद देखने को मिलते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और अफ्रीका में भी, वह जगत जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है वहां पर भी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में विविधता देखने को मिलती है। कारण स्पष्टता 2 मौसमों का होना। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, हो सके तो वीडियो पॉज करके बार बार देखिएगा। मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है वहां एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी मिलती है। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं यदि आपको ये सब क्लियर हो रहा है तो। नेक्स्ट है कुछ ऐसे झाड़ियां, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था 2014 के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। कुछ झाड़ियां जैसे वेनिला, स्ट्रॉबेरी, ये पूछा गया था प्रश्न कि वेनिला स्ट्रॉबेरी क्या? स्ट्रॉबेरी झाड़ियों में ही लगने वाला एक फल है, लेकिन उसको झाड़ियां ही बोलते हैं। वेनिला और स्ट्रॉबेरी एक झाड़ियों की प्रजाति है और प्रश्न पूछा गया था कि दोनों क्या है। तो आइसक्रीम निर्माता फ्लेवर या फिर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए थे अलग अलग तरीके से,
और चौथा ऑप्शन दिया था कि झाड़ियां हैं भूमध्य सागर में भूमध्य सागरीय जलवायु में मिलने वाली। उत्तर था भूमध्य सागरीय जलवायु में मिलने वाली झाड़ियां। तो उस टाइम लोग काफी शॉक्ड हुए थे कि ये क्या झाड़ियों की एक प्रजाति है। उससे पहले तक इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं पढ़ाया जाता था कि ये वहां पर मिलने वाली झाड़ियां हैं। लेकिन प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछने के बाद फिर बाकी फैकल्टीज ने भी जो स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं उन लोगों ने भी अपनी अपनी पीएससीज के लिए इसको शामिल करवाया नोट्स में। और फिर बिहार पीएससी में भी और राजस्थान पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है वेनिला और स्ट्रॉबेरी के ऊपर। तो वेनिला और स्ट्रॉबेरी झाड़ियां हैं और ये झाड़ियां बहुत टेस्टी झाड़ियां होती हैं। जैसे कि हमारे देश में नीम का दातून करते हैं, तो नीम के दातून को आपने देखा होगा कि नीम के दातून करने के बाद एक अलग प्रकार का टेस्ट आता है नीम का। वैसे तो वो कड़वा लगता है बट एक उसकी टेस्ट अलग होता है। उसी प्रकार जब आप इन झाड़ियों को बिल्कुल दातून की तरह ही अगर आप उसे चबाएंगे तो जो उसका टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वो आइसक्रीम जो वेनिला फ्लेवर होती है वो फ्लेवर ही झाड़ियों का ही फ्लेवर है। और ये मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में। इसके अलावा यहां के जो किसान हैं मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट के, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट फार्मर अगर कहीं मिलते हैं तो वो मेडिटेरियन सी क्लाइमेट वाले प्रदेशों में ही मिलते हैं। और कहते हैं कि एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी कहां बटे, तो उन्हीं प्रदेशों में अधिक बटे हैं जहां भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। उन्हीं मतलब मान लीजिए अमेरिका के पास अगर 50 नोबेल प्राइज है तो उसमें से कहते हैं कि 70% नोबेल प्राइज उनको कैलिफोर्नियन रीजन से मिला है कि जहां जहां मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट होता है वहां वहां के लोगों का कहते हैं बौद्धिक विकास भी अच्छा होता है। बट ये एक थीसिस है, कोई ये एक परिकल्पना है, प्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट है वो है कि यहां के जो फार्मर्स होते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ में अगर मैं यहां पर इनकम बना दूं वाई एक्सिस पर, इनकम एक्स एक्सिस पर अगर मैं मंथ कर दूं, मंथ जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक इंडर इनकम, तो आप देखेंगे जो भारत का किसान होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। यानी कि कुछ खास मंथ में वो अच्छी इनकम करेगा, उसकी फसल कट गई, मार्केट में गई, उसके पास पैसा आ गया, उस पैसे का यूज कर दिया, फिर नीचे आ जाएगा। फिर अभी खेत खाली है, खेत में बोया अनाज, अनाज अभी पकी रहा है और किसान का ग्राफ फ्लैट चलेगा। फिर खरीफ क्रॉप कटी, फिर ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे। तो भारत के किसान का जो ग्राफ है, अगर आप वाई एक्सिस पर इनकम मान लेंगे, एक्सिस पर अगर आप मंथ मान लेंगे, तो भारत के किसान का ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। लेकिन जो भूमध्य सागरीय किसान होता है उस किसान का ग्राफ हमेशा एक लाइन में चलेगा। यानी मंथ कोई भी हो, कहते हैं उसकी इनकम स्थिर होती है, क्योंकि वहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट के लोगों ने ही दुनिया को सिखाई है। अब भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। कभी कुछ सीमित क्षेत्रों में था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, लेकिन अब हर क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की जा रही है, सरकार के द्वारा उसको वैधानिकता प्रदान की जा रही है। तो ये डिफरेंस है मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट के फार्मर्स में और भारत के फार्मर में, और अंतर स्पष्ट है, आपको समझ में अंतर आ रहा होगा।